हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कोचिंग स्टॉक से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 150 है। देखिए 150 के पहले मैंने 50-50 क्वेश्चन का मैं एक वीडियो बनाता हूँ। इसमें 3 वीडियो मैं बना चुका हूँ 50-50 क्वेश्चन का, अर्थात पार्ट 3 तक। यह कोचिंग स्टॉक का पार्ट 4 है। चलिए 150 के नीचे पार्ट 4 में हम चलते हैं। कोचिंग स्टॉक का पार्ट 4 है। ये 150 में क्या कह रहा है, मतलब 150 नंबर क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। उसमें क्या कह रहा है कि उच्च गति वाले एयर ब्रेक खूंच का ए डायमेंशन कितना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए डायमेंशन की बात कर रहा है। मैं पिछला वीडियो में भी इसके बारे में 150 तक किया था, तो उसमें पूरा डिटेल में मैंने बताया है। ठीक है, कि ए डायमेंशन और ई डायमेंशन के बारे में मैंने डिटेल बताया था। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि ऊंच गति वाला। ठीक है, ऊंच मतलब कि हाई स्पीड वाले खोज के लिए बात कर रहा है। तो मैंने पहले मेल एक्सप्रेस की मैंने बता दूं। मेल एक्सप्रेस के लिए जैसे कि मान लेते हैं कि एसी के लिए ए डायमेंशन जो होता है 22 22 ±2 0। ठीक है, एसी के लिए। ठीक है, वहीं नॉन एसी के लिए हो जाता है, नॉन एसी के लिए यहाँ पर 16 ± 2 0। ठीक है, मेल एक्सप्रेस के लिए 22 ± 2 0 और नॉन एसी के लिए 16 ± 2 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि उच्च गति वाले हाई स्पीड कोच के लिए ए डायमेंशन कितना होता है। जब हाई स्पीड के लिए अगर पूछ दे तो यहाँ पर जो है 22 + 4 - 0 हो जाता है। ठीक है, 22 कहाँ है, यहाँ पर है। 22 + 4 - 0 ये इसका सही आंसर है जब हाई स्पीड की बात कर रहेगा। लेकिन मेल एक्सप्रेस अगर आता है तो एसी के लिए डायमेंशन इतना होता है 22 ± 2 0 तथा और नॉन एसी के लिए 16 ± 2 नीचे 0 देंगे। ठीक है, ये जो हो गया ए डायमेंशन हो गया। ठीक है, और एक तो आता है ई डायमेंशन, ए डायमेंशन और ई डायमेंशन। तो ई डायमेंशन जो होता है इस सभी के लिए है, मेल एक्सप्रेस हाई स्पीड सभी के लिए एक ही होता है, 375 ± 25। मैंने इसके बारे में पिछला वीडियो में मैंने डिटेल बताया है कि 100 कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन दे देता है कि क्वेश्चन तो यही रहता है, लेकिन ऑप्शन में क्या करेगा, ई डायमेंशन कितना होता है तो 400 मतलब कि 375 + 25 दे देता है। कहीं दे देगा 400 - 25 दे देता है। ठीक है, तो 400 में माइनस हम 25 करेंगे तो 375 आ जाएगा, या कहीं 375 में + 25 करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो ये सब अपना कैलकुलेशन करके इसको भी अपना लिख ले, अच्छा रहेगा। ठीक है, हमको जहां तक विश्वास है कि क्वेश्चन समझ गए होइएगा। वीडियो कैसा लग रहा है इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यह पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा इस वीडियो का, मैं वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बैगन के कौन कौक को पूंछ पर लगाया जा सकता है बशर्ते उसमें हो, क्या होना चाहिए। तो डी में दिया है भीतरी और बाहरी धागे, धागे का मतलब थ्रेड के साथ रिड्यूसर। ठीक है, डी में लिख रहा है कि रिड्यूसर विथ इनर एंड आउट थ्रेड्स। ठीक है, तो भीतरी और बाहरी धागे के साथ रिड्यूसर जो है उसमें होना चाहिए, क्या कर बशर्ते उसमें हो। रिड्यूसर जो है भीतरी और बाहरी थ्रेड के अंदर रिड्यूसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 152 में क्या कह रहा है कि हैंडल की खुली स्थिति में कॉक ऑफ एंगल कॉक है। देखिए इसको कहने का मतलब है कि देखिए मैं कलम ले लूं, क्या कह रहा है कि हैंडल के खुली स्थिति में कट ऑफ एंगल कॉक है। ठीक है, मैं कहने का तात्पर्य इसको कहा है कि अगर हैंडल खुली स्थिति में है तो कट ऑफ एंगल कॉक का हैंडल किस पोजीशन में होना चाहिए उस। ठीक है, कैसे उसको रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है पाइप के समानांतर, मैं आपको डिटेल में मैं बता दूं कि जैसे मान लेते हैं कि यह गाड़ी है। ठीक है, पूंछ है या बैगन है, तो आप लोग देखे हुए कि यहाँ पर जो है 2 पाइप दोनों तरफ लटके होते हैं, काले 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 ब्लैक कलर का। और जो एक बीपी का होता है और एक एफपी का होता है। ठीक है, एक बीपी एक एफपी का होता है, बीपी और एफपी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देखिएगा कि कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है। ठीक है, तो इसमें एक हैंडल होता है जो कि इसमें इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पर एक हैंडल होता है जो कि इस तरह का हैंडल होता है। तो जब गाड़ी मतलब कि रनिंग पीरियड में रहती है, वर्किंग पोजीशन में होती है, तो इसका हैंडल जब देखिएगा तो एकदम सीधा सीधा रहता है, यानी पाइप के समानांतर रहता है। मतलब कि आप कहिएगा कि खुली स्थिति में, खुली का स्थिति का मतलब ये नहीं कि हैंडल की खुली स्थिति, बशर्ते हवा जब प्रवाह हो रहा है, हवा खुला हुआ है, उस स्थिति में जो है हैंडल का पोजीशन क्या होगा। तो जो पाइप जो होता है हॉज पाइप जिसको हम बोलते हैं, उसी के समानांतर में यह होता है, उसका कट ऑफ एंगल का हैंडल। ठीक है, और वहीं जब
इसको बंद करना होता है, मान लेते हैं कि इसको पूंछ को अलग करना, आइसोलेट करना है, तो उस स्थिति में हैंडल को क्या करता है, उठा देते हैं ऊपर, अर्थात वर्टिकल हो जाता है। ठीक है, तो यह बंद हो जाता है। ठीक है, यह जो है पाइप बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, खुली स्थिति में कट ऑफ एंगल को, खुली स्थिति का मतलब क्या, क्या खुली स्थिति मतलब कि हवा की प्रवाह की दर जो है, हवा की खुली स्थिति में जब हवा एक कोच से दूसरे कोच में पाइप के द्वारा जब जा रहा हो, उस स्थिति में हैंडल का पोजीशन क्या होना चाहिए, तो उस स्थिति में पाइप के समानांतर होना चाहिए। कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी मिलेगा कि अब मतलब कि बंद स्थिति में क्या होना चाहिए, तो वर्टिकल होना चाहिए। जब बंद होगा, जब पूंछ मतलब कि अलग करेंगे तो इस हैंडल को ऊपर उठा देंगे मेरे भाई। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर और भी देखिए, जब मैं यहाँ पर पूंछ का जब डिजाइन बना ही दिया हूँ, तो इसमें और मैं बता दूं कि एक होता है बीपी और एक होता है एफपी। कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन कर देता है कि कितने होज पाइप होते हैं, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 4 एक साइड, कहीं कहीं ये भी पूछ, देखिए इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन इसमें पूछता है कि एक साइड होज पाइप की संख्या, बीपी का एक साइड होज पाइप की संख्या कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, कहीं कहीं कंफ्यूजन में मेरे भाई मार देते हैं 2, क्योंकि 2 बीपी का 2 होता है, लेकिन एक साइड अगर क्वेश्चन में लगा हुआ कि एक साइड तो एक ही होगा, दोनों साइड अगर पूछ रहा है तो 2 हो जाएगा। बीपी का होज पाइप 2 हो जाएगा दोनों साइड मिला करके, और मतलब एफपी का भी उसी प्रकार, यानी कुल होज पाइपों की संख्या 4 हो जाएगा। और एक साइड पूछता है तो 2 ही हो जाएगा, बीपी और एफपी मिला करके, और बीपी का पूछता है तो 1 ही होगा। भाई क्वेश्चन के हिसाब से हम अपना इसको समझ लीजिए। एक साइड अगर पूछता है बीपी का 1, एफपी का पूछेगा एक साइड तो 1, और दोनों साइड पूछेगा बीपी का तो 2, एफपी का पूछेगा तो 2, और कुल मिलाकर पूछेगा तो 4। ठीक है, हमको जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 में क्या कह रहा है कि सीआर का पूर्ण रूप क्या है। सीआर, देखिए ये सीआर जानवर नहीं है, सीआर मतलब कि कंट्रोल रिजर्वायर। इसका फुल फॉर्म जो होता है कंट्रोल रिजर्वायर। ठीक है, जो ए नंबर में दिया है, नहीं ये नंबर में क्या दिया है, कंट्रोल, यानी सी नंबर में दिया हुआ है कंट्रोल रिजर्वायर। ठीक है, सी नंबर में दिया है नियंत्रक जलाशय, नियंत्रण जलाशय। चलिए 154 में क्या कह रहा है कि एयर, एयर का मतलब होता है एक्जुलरी रिजर्वायर, एक्जुलरी रिजर्वायर जो सी में दिया हुआ है। ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये तो एकदम हमेशा आप लोग को वोट पर ही रहना चाहिए, तो इसमें कोई विशेष है तो फुल फॉर्म पूछ रहा है। एआर सी आर बीपी एफपी इस सब का जो है फुल फॉर्म आप लोग को याद कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 में क्या कह रहा है कि कोच के एयर ब्रेक सिस्टम निम्नलिखित को फिट किया जाता है, मतलब कि कोच के एयर ब्रेक सिस्टम में क्या क्या फिट किया जाता है। तो हम जानते हैं कि उसमें एक मतलब कि बीपी होता है और एफपी पाइप होता है, बीपी और एफपी पाइप होता है, यानी ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप होता है। लेकिन कितना कितना होता है मेरे दोस्त, तो ये जो है यहाँ पर देखिए सी में दिया है, एक बीपी और एक एफपी का होता है, और 2 जो है डीसी लगा रहता है। डीसी का मतलब जो है डॉट कलेक्टर होता है, डॉट कलेक्टर होता है डीसी का फुल फॉर्म, जो हवा को शुद्ध करके छान करके, डॉट मतलब कि गंदगी से, धूल से, गर्दा को छान करके तब जाकर के डीबी को देता है। ठीक है, तो डॉट कलेक्टर जो है 2 की संख्या में लगा रहता है, एक डीबी के पहले। क्वेश्चन में आता है कि डॉट कलेक्टर कहाँ लगा रहता है, तो डीबी के पहले लगा रहता है, क्योंकि डीबी को शुद्ध हवा चाहिए ना भाई। ठीक है ना, डीबी को जो है कहने का मतलब जो है जैसे कि हम लोग का माइंड जिसको कहते हैं दिमाग, उसी प्रकार कोच का जो है माइंड कहा जाता है, माइंड कहा जाता है मतलब कि डीबी को, और हृदय जो है डीसी को कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है माइंड को हर चीज मतलब कि साफ सुथरा चाहिए ना, इसलिए मतलब कि डीबी के पहले डीसी लगा रहता है, और एक एआर के पहले जो है एक एफपी में लगा रहता है जो एआर को चार्ज करता है। ठीक है, एक एफपी में लगा रहता है और एक डीबी के पहले, जो डीबी में जो पाइप जाती है उसके पहले लगा रहता है, मतलब कि 2 डीसी, एक बीपी और एक एफपी रहता है। एक बीपी एक बीपी एफपी का मतलब ये हो गया, कहीं कहीं ये भी लिख देता है कि ट्विन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में कितने पाइप हो जाएगा, तो उसमें भी पाइप 2 ही होगा, एक बीपी का और एक एफपी का होगा, ट्विन पाइप ब्रेक प्रणाली हो गया। ठीक है, तो ट्विन पाइप का मतलब है ना कि बीपी 2 हो गया, 2 एफपी हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, याद रखिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 156 में क्या कर रहा है कि एयर ब्रेक प्रणाली में नियंत्रण जलाशय डैश नियंत्रित करता है, मतलब कि कंट्रोल रिजर्वायर जो है किसको नियंत्रित करता है। कंट्रोल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कंट्रोल रिजर्वायर जो है किसको नियंत्रित करता है, तो आपको हम बता दें कि ब्रेक प्रणाली को यह नियंत्रित करता है। ठीक है, किसको, ब्रेक प्रणाली को यह नियंत्रित करता है, जो सी नंबर में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं कि सहायक जलाशय मतलब कि एक्जुलरी रिजर्वायर जो है करता है, मतलब क्या करता है, या बीसी को हवा भेजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यह क्वेश्चन जो है पूछता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। जब हम सेट बनाते हैं, मतलब कि जब हम हर एक संडे को संडे जब टेस्ट करवाते हैं, तो बहुत तरह का मतलब कि जहां पर एग्जाम हुआ है जिस डिवीजन में, वो लड़के लोग भेजते हैं क्वेश्चन के सर इसका आंसर क्या होगा, वो क्वेश्चन मेरे पास मौजूद होता है, और उसी क्वेश्चन का मैं टेस्ट ले लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ
कि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए इसको हम बीएम लिख देंगे यहाँ पर, अर्थात बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। जलाशय कह रहा है, सहायक जलाशय क्या करता है, तो कह रहा है बीसी में हवा भेजने का इसका काम है। किसका? एक्जुलरी रिजर्वायर का, एआर का काम है बीसी में हवा भेजने का। बीसी का मतलब हो गया ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक सिलेंडर में हवा भेजने का काम है एआर का, मतलब कि एक्जुलरी रिजर्वायर, मतलब कि सहायक जलाशय का काम है बीसी में हवा भेजना। याद रखिएगा, इसको वीडियो को रोक करके कॉपी में नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। जो भाई मेरे पीडीएफ लिए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पीडीएफ खोले और आराम से बैठकर पढ़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर चालक क्या करे, अगर चालक ने बीपी दबाव को 1.2 किलो पर सीएम स्क्वायर को घटा दी तो क्या कहेंगे? देखिए, बीपी की दबाव जो है कह रहा है कि अगर इसका मतलब कि बीपी का दबाव जो है घट करके 1.2 करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण मतलब कि फुल सर्विस एप्लीकेशन की, इमरजेंसी की सेवा आवेदन, मतलब कि सर्विस एप्लीकेशन की, फुल सर्विस एप्लीकेशन की इमरजेंसी एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैंने पिछला वीडियो में इसके बारे में मैंने डिटेल बताया है, जाकर के आप देख सकते हैं। फिर मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर बता दूं कि फुल सर्विस एप्लीकेशन जो होता है 1 से 1.5 केजी सीएम केजी पर सीएम स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 से 1.5 केजी के बीच में जो है फुल सर्विस एप्लीकेशन होता है, 1 से 1.5 केजी के बीच में। तो 1 से 1.5 तो 1.2 जो दिया हुआ है, तो 1 से 1.5 केजी के बीच में आ रहा है ना, इसलिए हम इसको फुल सर्विस एप्लीकेशन मतलब कि पूर्ण सेवा आवेदन इसका सही आंसर होगा। पिछला वीडियो में पार्ट 3 में आप जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने बताया है कि सर्विस मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन कितना होता है, सर्विस एप्लीकेशन कितना होता है, और अधिकतम मैक्सिमम कितना होता है, इमरजेंसी के समय कितना, सर्विस एप्लीकेशन के समय मतलब प्रेशर कितना होता है। आप उसे जा करके देखें, पार्ट 3 में मैंने दिया है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है 159 में कि डॉट कलेक्टर को साफ किया जाता है। देखिए, डॉट कलेक्टर जो है गंदगी कलेक्टर, उसको कब साफ किया जाता है? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बी ए शेड्यूल में इसको साफ किया जाता है। ठीक है, किस शेड्यूल में साफ किया जाता है? ए शेड्यूल में साफ किया जाता है। अब देखिए, ए शेड्यूल, बी शेड्यूल, सी शेड्यूल, आईयूएच, D1, D2, D3, ये सब क्या है? ये सब शेड्यूल है। ये सब क्या है? शेड्यूल है। इसको भी याद करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त, इसलिए इसको मैं डिटेल में आपको बता दूं कि ए शेड्यूल, बी शेड्यूल, आईयूएच, ये सब क्या होता है। चलिए, क्या करा कि डॉट कलेक्टर को साफ किया जाता है पर ए शेड्यूल, तो मैं ए शेड्यूल की पहले मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए, ए शेड्यूल, बी शेड्यूल जो होता है आईसीएफ में होता है, लेकिन वही चीज अगर एलएचबी में अगर बात किया जाए तो उसमें D1, D2, D3 इस टाइप से होता है, SS1, SS2, SS3 इस टाइप से होता है। और आईसीएफ में जो होता है ए ट्रिप शेड्यूल, ए शेड्यूल, बी शेड्यूल, आईयूएच, पीओएच, ये सब जो होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर डिटेल में मैं बता दूं। पहले मैं यहाँ पर आईसीएफ के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद में मैं एलएचबी के बारे में बताऊंगा। आईसी यहाँ पर छूट गया, आईसीएफ। आईसीएफ के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पर ट्रिप शेड्यूल होता है। ये क्या होता है? ट्रिप शेड्यूल, जो मतलब कि आफ्टर एवरी ट्रिप होता है, मतलब कि प्रत्येक ट्रिप में उसका चेक किया जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एवरी ट्रिप। ठीक है, एवरी ट्रिप में जो है प्रत्येक एवरी यहाँ पर लिख दो, एवरी में लिख दो कि एवरी ट्रिप में मतलब कि प्रत्येक ट्रिप में चेक किया जाता है। ठीक है, और एक होता है ए शेड्यूल। ए शेड्यूल कितना दिन का होता है? 30 दिन का होता है। ठीक है, 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन होता है। ठीक है, प्लस माइनस 3 दिन, यानी ए शेड्यूल कितना हो जाएगा? ए शेड्यूल हो जाएगा 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन, और बी शेड्यूल हो जाएगा आपको 3 महीना। 3 महीना यहाँ पर माह लिख देते हैं, माह प्लस माइनस 7 दिन। ठीक है, तो याद रखिए, एवरी ट्रिप जो है, ट्रिप शेड्यूल जो होता है प्रत्येक ट्रिप होता है, और ए शेड्यूल जो होता है 30 दिन पर होता है, और बी शेड्यूल जो होता है 3 माह पर, और सी शेड्यूल जो हो जाएगा 6 माह पर हो जाता है, और इसमें प्लस माइनस 15 दिन आ जाता है। ठीक है, तो मैं ए शेड्यूल, बी शेड्यूल, मैं 30 दिन, 3 माह और 6 माह, ये सबको याद रहता है, लेकिन कंफ्यूजन जानते हैं कहाँ करता है मेरे दोस्त? ये करता है यहाँ पर 3 दिन रहता है, कहीं ऑप्शन में प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 7, प्लस माइनस 15 दे देता है, और सब में 30 रहेगा। ठीक है, अगर बी शेड्यूल अगर पूछता है तो वहां पर जो है 3 महीना सब में देगा, लेकिन प्लस माइनस में कर देगा कहाँ कि कोनो में प्लस माइनस 7, कोनो प्लस माइनस 3, और कोनो प्लस माइनस 15। तो सभी लोग फर्स्ट में ध्यान देते हैं कि 3 महीना, 30 दिन और 6 महीना होता है, लेकिन इस पर जो है 3 दिन, 7 दिन और 15 दिन पर ध्यान नहीं लोग देते हैं। जब वही क्वेश्चन आ जाता है तो बस गलत हो जाता है।
ठीक है, वहां पर जब एग्जाम हॉल में लोग क्या करते हैं कि अरे 30 दिन तो उसका हुआ था, 30 दिन तो है, लेकिन प्लस माइनस कितना हमको कंफ्यूजन कर रहा है। इसलिए आप लोग प्लस माइनस वाला पर भी बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है, और इसको याद कर लीजिए। और याद आप लोग को नहीं होता है तो कोई ऐसा ट्रिक बना लीजिए कि एकदम याद हो जाए। जैसे मैं आप लोग को मैं बता दूं कि एक लड़का से मैंने पूछा कि आप घर कब जाइएगा, कब जाते हैं घर, तो बोला कि मैं इस शेड्यूल में घर जाता हूँ। अरे भाई, ये शेड्यूल में घर जाता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया भाई? तो ये शेड्यूल का मतलब हो गया कि मैं प्रत्येक महीना घर जाता हूँ, मतलब कि मैं 30 दिन पर घर जाता हूँ, ठीक है। और बच्चे को स्कूल कितने दिन भेजते हैं, तो मैं एवरी ट्रिप, ठीक है ना, प्रत्येक दिन उसको मैं मतलब कि स्कूल भेजते हैं। मतलब कि ये सब याद करने का तरीका आप जैसे माइंड में बैठा लीजिए, लपेट सपेट करके कैसे हूँ आपको याद कर लेना है, अपने माइंड में कैसे बैठता है उसको याद करके आपको मतलब कि एग्जाम में अच्छे से अच्छे तैयारी करके मतलब एथी करना है। तो इसको मैंने क्या है, आईसीएफ के लिए मैंने बताया एवरी ट्रिप प्रत्येक मतलब कि प्रत्येक ट्रिप में चेक किया जाता है। और ये शेड्यूल जो है 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन, बी शेड्यूल का मतलब 3 माह प्लस माइनस 7 दिन, और सी शेड्यूल का मतलब 6 महीना प्लस माइनस 15 दिन। याद रखिएगा मेरे भाई। और मैं यहाँ पर आईयूएच की बात मैं बता दूं, इसके बाद जो है सी शेड्यूल का में आईयूएच का नंबर आ जाता है, ठीक है। आईयूएच आईसीएफ की मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पर, अभी एलएसबी के बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो आईसीएफ का जो हो जाता है आईयूएच जो है आईओएच, मतलब कि इंटरवल ओवर हॉलिंग। इंटरवल ओवर हॉलिंग जो है यह 9 महीना पर होता है मेरे भाई, 9 महीना पर, और प्लस माइनस यहाँ पर 30 दिन हो जाता है। देखिए प्लस माइनस में मेन ध्यान देना है। 9 माह तो आप सबको याद है कि आईयूएच 9 महीना और पीओएच 18 महीना पर होता है, लेकिन प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। कि देखिए यहाँ पर से यहाँ पर दिमाग बैठाइए कि ए जो है 3 दिन, बी में 7 डेज, और सी में 15 डेज, और आईयूएच में 30 डेज। देखिए सब में दोबरी हो रहा है, दुगुना हो रहा है। देखिए ए में 3, 3 दूना 6, मतलब कि 7 आ गया, 7 दूनी 14, यानी मतलब कि उसके दोबरी के नजदीक में आ गया, और 15 दूना 30 प्लस माइनस। याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9 महीना प्लस माइनस 15 दिन। और पीओएच जो हो जाता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीओएच। तो पीओएच जो होता है 18 महीना पर होता है। पीओएच कितना दिन पर होता है? 18 महीना पर होता है मेरे दोस्त। इसको सबको वीडियो को रोक करके कॉपी में लिख लें, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टदायक और जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए। और जिन भाई अगर पीडीएफ लिए हैं तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, मैं शेड्यूल वाला सब मैं पीडीएफ उनको दिया हूँ। अपना पीडीएफ खोलें और पढ़ें, और हर एक संडे के संडे टेस्ट जो है ईमानदारी से दें, ठीक है। और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, और मैं जब मैं रिजल्ट बनाऊंगा उस वक्त आप लोग को दिखाऊंगा कि किस टेस्ट में कितना आपका रैंक आया, ठीक है। इससे आपको पढ़ाई में रफ्तार बढ़ेगी। चलिए, ये जो हो गया मैं आईसीएफ की बात बता दिया। किसका बताया? आईसीएफ का। और मैं बताने जा रहा हूँ एलएचबी का। तो एलएचबी में जो एबीसीडी नहीं होता है, उसमें D1 D2 D3 होता है। तो इसमें D1 जो होता है यहाँ पर जो एवरी ट्रिप्ट हो जाता है, जो उसमें एवरी ट्रिप्ट का जो था, तो उसमें इसमें D1 हो जाता है। इसमें जो आ जाता है आफ्टर मतलब कि एवरी ट्रिप जो है D1 में आ जाता है। और जो है यहाँ पर D2 जो है जो मंथली रूप में आता है, यहाँ पर फिर वही बात मैं लिखूंगा 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन। और D3 जो है यहाँ पर आ जाता है 6 माह प्लस माइनस 15 दिन, ठीक है। तो वहां पर एबीसीडी का जगह पर यहाँ D2 D1 D2 D3 है, किसके लिए? एलएचबी के लिए। इसलिए मेरे भाई इसको वीडियो को रोक करके उसको याद कर लें या कॉपी पर नोट कर लें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और इसके बाद आता है SS1, SS1, SS2 और SS3, ठीक है। SS1 SS2 और SS3। तो इसका भी याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर हम पहले चलते हैं ईयर वाला पर, तो एक पहले वाला में हो जाता है 1.5 साल, मतलब 1.1/2 ईयर। और दूसरा में हो जाता है 3 ईयर, और तीसरा में हो जाता है 6 ईयर, ठीक है। यानी 1.5 3 6, मतलब कि देखिए दो बारी हो रहा है 1.5 3 6। याद रखिए 1.5 3 6, क्या? 1.5 3 6। और इसको जो है अगर हम किलोमीटर का हिसाब से करते हैं, इसको भी 6 हो गया, इसका दोबरी कर दीजिए 12 हो गया, और इसका दोबरी कर दीजिए 24 हो गया। यानी 6 12 24, क्या? लाख किलोमीटर। यहाँ क्या है? लाख किलोमीटर। देखिए यहाँ पर जगह में नहीं है, फिर मैं लिख दिया हूँ, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो SS1 अगर ईयर पर पूछे यानी कितने वर्ष पर, तो SS1 1.5, 2 पूछता है तो 3, और 3 पूछता है तो 6, यानी 1.5 3 6। और लाख में पूछे तो 6 12 24। 6 12 24 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? तो 6 जो हो गया SS1, SS2 12, और SS3 जो है 24 हो गया, ठीक है। ये सब याद करने का तरीका है। अब ये नहीं कहिएगा कि मैं घर जो है SS3 में मैं जाता हूँ। SS3 का मतलब 24 महीने में 2 साल पर भाई घर जाता है। नहीं नहीं, हम तो कोई बोला कि मैं SS1 में तो 6 महीना पर जाते हो, कि SS2 में जाते हो। तो वो एक लड़का बोला कि मैं SS2 में घर जाता हूँ, मतलब कि 12 महीना पर, मतलब कि
क्या है 12 यहाँ पर है, और यहाँ पर तो मैं हमको कहने का मतलब ये है कि इस पर कोई ना कोई ट्रिक बना लीजिए और अच्छा से उसको तैयारी कीजिए, ठीक है। ट्रिक बना बना करके तैयारी करने में मजा आता है, जैसे भी अपना दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर मैं ज्यादा ही मैं बोल दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ब्रेक सिस्टम में बीपी में हवा के दबाव की गिरावट की दर पर ब्रेक लगना चाहिए, ठीक है। तो ब्रेक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान देने जो बात है कि कह रहा है कि ब्रेक लगना चाहिए, यानी सेंसिटिव और इनसेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है, इसी को कहा जाता है। मैं सेंसिटिविटी टेस्ट और इनसेंसिटिविटी टेस्ट पिछले वीडियो में मैं बहुत अच्छा से बताया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। हम इसमें केवल इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, आगे भी इस क्वेश्चन मिलेगा इससे संबंधित मैं बताऊंगा। एयर ब्रेक सिस्टम में बीपी और बीपी में हवा के दबाव की गिरावट की दर को ब्रेक लग, देखिए यहाँ पर ब्रेक लगना चाहिए, यहाँ पर ध्यान देना है, किसी में आगे ब्रेक नहीं लगना चाहिए। तो जब ब्रेक लगना चाहिए का जब यहाँ पर आ गया तो 6 kg पर cm स्क्वायर पर मिनट, यानी 6 सेकंड, ठीक है। 6 सेकंड में जो है मतलब कि 0.6 kg पर cm स्क्वायर मतलब कि ब्रेक लगना चाहिए, इसमें इतने समय में जो है ब्रेक लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है, देखिए एयर ब्रेक सिस्टम में बीपी में हवा के दबाव की गिरावट की दर पर ब्रेक लागू नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर था क्या, ब्रेक लगना चाहिए, सेंसिटिविटी टेस्ट और इनसेंसिटिविटी टेस्ट में कि ब्रेक सिस्टम में ब्रेक में हवा के दबाव की गिरावट की दर पर ब्रेक लागू नहीं होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 3 किलो पर cm स्क्वायर 60 सेकंड में। वहां पर कितना था, 6 सेकंड, ठीक है। 0.6 kg पर cm स्क्वायर 6 सेकंड में ब्रेक लागू होना चाहिए, और यहाँ पर इनसेंसिटिविटी टेस्ट में ब्रेक लागू नहीं होना चाहिए। तो 3 kg पर 0.3 kg पर cm स्क्वायर यानी 60 सेकंड, 60 सेकंड का जगह पर कहीं लिख देता है 1 मिनट, यानी पर मिनट, ठीक है। तो वहां पर लड़का जो है, हमारे कर्मचारी भाई जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं 60 मिनट की जगह पर 1 मिनट लिख देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा और इसको कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 में क्या कह रहा है कि C3W टाइप DB मतलब डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के मुख्य वाल्व का कार्य ब्रेक सिलेंडर में अपेक्षित मात्रा के दबाव की आपूर्ति करना है जब, ठीक है। कह रहा है कि आपूर्ति करना है जब, मतलब कि कब आपूर्ति करता है, जब ए में देख दिया है कि बीपी का दबाव कम हो जाता है, मतलब बीपी का दबाव अर्थात ब्रेक पाइप का दबाव जब कम हो जाता है तो C3W टाइप DB का मुख्य वाल्व जो है सिलेंडर में अपेक्षित मात्रा में हवा का दबाव की आपूर्ति करता है, ठीक है। जैसे भी हो आप लोग याद कर लें और अच्छा से अच्छा तैयारी करें। या LDC JEE WM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को छांट छांट करके इसमें संग्रहित किया गया है, इसलिए आप लोग इसको वीडियो को रोक रोक करके लिख लें, और नहीं तो PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। PDF के लिए मैंने वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, या व्हाट्सअप नंबर जो है उसको सेव कीजिए और उसमें लगे फोटो को ध्यान से पढ़िए, क्या क्या PDF हमको मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब उसमें दिया हुआ है, तब उसके बाद आप लोग मैसेज कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि DB के मुख्य वाल्व को ब्रेक सिलेंडर में वायुमंडल के दबाव डालता है जब, देखिए कह रहा है कि DB में मुख्य वाल्व सिलेंडर से वायुमंडल में हवा दबाव, मतलब कि DB जो है वायुमंडल में हवा कब आउट करता है, कब छोड़ता है। तो आप लोग जानते हैं कि जब बीपी में जो है ब्रेक दबाव, मतलब कि बीपी मतलब ब्रेक पाइप में जब दबाव बढ़ जाता है तो डीबी जो है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो है वायुमंडल में हवा को छोड़ देता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जब सफर करते हैं तो चलते समय या कहीं गाड़ी रुकी होती है तो कहीं कहीं देखते हैं गाड़ी पूरा छोड़ दे करता है, 1 सेकंड के लिए छोड़ दे कर करके, यानी हिसिंग की आवाज आती है और फिर बंद हो जाता है। तो उसमें उस समय क्या होता है कि बीपी में प्रेशर जो है अधिक हो जाता है, तो उस स्थिति में डीबी जो है हवा को आउट कर देता है, मतलब कि वायुमंडल में छोड़ देता है। तो सही आंसर क्या हो गया, बीपी का दबाव जब बढ़ जाता है तब डीबी में मुख्य वाल्व के ब्रेक सिलेंडर से हवा के वायुमंडल में दबाव को डालता है, मतलब कि छोड़ देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए एयर ब्रेक सिस्टम में प्रयुक्त गैर रिटर्न बल्ब का कार्य, देखिए नॉन रिटर्न बल्ब की क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप लोग कॉपी में निश्चित रूप से नोट कर लीजिएगा, मैं इस पर BM लिख देता हूं, यानी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं देखता हूं कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एयर ब्रेक सिस्टम में मुख्य गैर रिटर्न बल्ब का कार्य क्या है। गैर रिटर्न का मतलब है कि नॉन रिटर्न बल्ब, नॉन रिटर्न बल्ब यानी जिसको रिटर्न नहीं होने देता है। तो किसको नहीं होने देता है, हवा को। तो कौन सी हवा को, यानी कहने का मतलब जब क्वेश्चन पढ़िए तो क्वेश्चन में आप क्वेश्चन बनाइए, तब देखिए कैसा, मतलब कि जब किसी भी चीज को क्या, जब दही को मथते हैं तब ना क्रीम निकलता है भाई। तो किसी भी चीज जब तक नहीं मथिएगा, जब तक क्वेश्चन को नहीं घुसाइएगा, तब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा, और जब एक क्वेश्चन को जब ढूंढिएगा तो आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन, जब कोई क्वेश्चन कंफ्यूज करता है तो उसको ढूंढिए, बुक हो, नोट्स हो, PDF हो, जहां से भी हो उसको ढूंढिए। जब एक क्वेश्चन को ढूंढिएगा तो कई क्वेश्चन मिलेगा और उससे आपका
कंसेप्ट जो है बढ़ जाता है। ठीक है, जिसे मैंने यहाँ पर कहा कि एयर ब्रेक सिस्टम में प्रयुक्त गैर रिटर्नेबल है, मतलब कि नॉन रिटर्नेबल एनआरवी होता है। एनआरवी नॉन रिटर्नेबल जो है उसका कार्य क्या है, तो एयर से एपी को, हवा के प्रवाह को मतलब कि रोकने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बता दूं कि एपी के द्वारा जो है एआर जो है, यहाँ पर मैं एआर लिख देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि एआर टैंक है। ठीक है, तो एआर टैंक में एपी के द्वारा जो है, एपी के द्वारा यह चार्ज होता है दोनों का। देखिए यहाँ पर ये भी मैं बता दूं कि एआर और एपी का प्रेशर जो है 6 केजी पर सीएम स्क्वायर होता है। कहीं कहीं ये भी पूछ देता है कि एपी जो है किसके, एआर जो है किसके द्वारा चार्ज होता है, तो एपी के द्वारा होता है। और जब एपी का प्रेशर 6 केजी होगा तो एआर का भी प्रेशर 6 केजी हो जाएगा। अर्थात एपी और एआर मतलब कि एक्जुलरी रिजर्वायर और फीड पाइप का दबाव जो है 6 केजी होता है और एपी के द्वारा एआर चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो है बीच में मेरे भाई, बीच में यहाँ पर एनआरबी लगा होता है। क्या लगा रहता है, एनआरबी यानी नॉन रिटर्न बल्ब। तो इसका काम क्या है, यही हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि काम क्या है एनआरबी का। तो एपी से एयर में हवा को जाने देता है, लेकिन एयर से हवा को एपी में बाहर रिटर्न नहीं होने देता है मेरे भाई। यही क्वेश्चन इसका आंसर दिया हुआ है कि एयर से एपी तक हवा को प्रवाह को रोकने के लिए, एयर से एपी तक मतलब कि एयर से जब एपी के द्वारा तो एयर में हवा चला जाता है, लेकिन एयर से, देखिए यहाँ पर लिखा है एयर से एपी तक मतलब कि फिर रिटर्न हवा को एयर से एपी तक हवा को रिटर्न नहीं होने देता है। यही एनआरबी का काम है। ठीक है, नॉन रिटर्न बल्ब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मेरे भाई इसको नोट कर लें और याद कर लें। जैसे भी हो, जिस तरीका से भी हो, आप याद कर लें, अपना ट्रिक बनाएं, कैसे हूँ ट्रिक बना करके अपना याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्विन पाइप सिस्टम के लिए शूटिंग की समस्या। चलिए इसमें आंसर में देखिए क्या है, डी में दिया हुआ है कि आइसोलेटेड एआर और डीबी को रिलीज ब्रेक। ठीक है, देखिए इसको क्वेश्चन को जो है आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इसका आंसर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 में क्या कह रहा है कि एस सी टी आर का मतलब क्या है। तो सिंगल कार टेस्ट रिंग होता है, इसमें क्या दिया हुआ है, रबड़ दे दिया है। ठीक है, इसमें जो है सिंगल कार टेस्ट रिंग होता है, कहाँ दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। ठीक है, सिंगल कार टेस्ट रिंग यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एससीटीआर का फुल फॉर्म एससीटीआर का सिंगल कार टेस्ट रिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 में क्या कह रहा है कि एससीटीडी क्या, इसका क्या मतलब कि फुल फॉर्म हो गया, तो सिंगल कार टेस्ट डिवाइस। ये भी ठीक है, यहाँ पर मतलब कि डी दिया हुआ है, इसी के कारण मतलब कि डिवाइस दिया हुआ है, कहीं कहीं ये देता है एससीटीआर। ठीक है, तो आर का मतलब रिंग हो जाता है, सिंगल कार टेस्ट रिंग, सिंगल कार टेस्ट रिंग। यहाँ पर डी दिया हुआ है तो सिंगल कार टेस्ट डिवाइस। ठीक है, याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जैसे भी हो याद कर लीजिए अपना। सिंगल कार टेस्ट डिवाइस और सिंगल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि ब्रेक बाइंडिंग के बाद पारंपरिक एयर ब्रेक सिस्टम के ब्रेक में रिलीज होने का अंतिम चरण क्या है। तो अंतिम चरण क्या है, तो कह रहा है कि हथेली छोर से पिन को बाहर निकाले। हथेली देखिए यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा भी है कि केवल, अब हिंदी कोई लड़का बोलता है कि मुझे हिंदी ही चाहिए सर पीडीएफ, कोई बोलता है कि मुझे इंग्लिश चाहिए, कोई बोलता है हमको दोनों में चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब केवल हिंदी ही दे देने से और केवल इंग्लिश ही पढ़ने से मजा नहीं आता है। हिंदी इंग्लिश पढ़िए तो मजा आता है। अब किसी को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों देता हूँ पीडीएफ, तो बोलता है सर क्या नहीं, हमको तो हिंदी मांगे थे सर। अब हिंदी में यही प्रॉब्लम होता है। देखिए हथेली छोड़ के पिन, अब बताइए हथेली छोड़ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश समझना पड़ता है, इसलिए इंग्लिश का होना जरूरी है। इंग्लिश पहले देखिए, जब हिंदी पढ़ते पढ़ते जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वहीं जब आप इंग्लिश जब पढ़िएगा तो आपको ढाए ढाए जल्दी जल्दी आप पढ़िएगा। ठीक है, जैसे कि हिंदी में लिखा है कि एयर ब्रेक सिस्टम, देखिए यहाँ पर तो हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन एयर जो है इंग्लिश वर्ड है, ब्रेक है सिस्टम जो है इंग्लिश वर्ड है। तो जब हिंदी जब पढ़िएगा ना, वही चीज जब जाके इंग्लिश में पढ़िएगा तो वही चीज वहाँ पर स्पेलिंग मतलब कि इंग्लिश वर्ड में लिखा रहेगा एयर ब्रेक सिस्टम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जिन भाई को अगर इंग्लिश प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने के लिए, तो वो गूगल ट्रांसलेट एक ऐप है, गूगल ट्रांसलेट एक ऐप है, मुझे बहुत सारा तरीका दिया हुआ है उसको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करने को, उसे कन्वर्ट करके आप लोग सही से अच्छा आप लोग तैयारी करें। ठीक है, तो इसका बी आंसर में था हथेली लिखा था, तो मैं इसको देख लूँ क्या कर रहा है, टेक आउट पिन ऑफ पालम इंड। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका यहाँ पर इंग्लिश पढ़ लीजिए और इसका वहां पर जाकर के समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, इसका आंसर 168 का बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 169 में। 169 में क्या कह रहा है कि ब्रेक जारी करने के लिए एसएबी को घुमाया जाए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार पूछता है, मैं इस पर बीएम लिख दूंगा। ठीक है, ब्रेक जारी करने के लिए, ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने के लिए क्या कह रहा है, रिलीजिंग ब्रेक
जारी करने के लिए, रिलीजिंग करने के लिए ऐसे भी घुमाया जाता है। कैसे घुमाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए बी में दिया हुआ है, ट्राली की तरफ घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब कि एंटी क्लॉज में घुमाया जाता है। ट्राली की तरफ एंटी क्लॉज वाइज ऐसे भी को घुमाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 में क्या दिया हुआ है कि बीपी या एफपी हवा नली को अनचेक करने के लिए यह आवश्यक है। अनचेक मतलब कि चेक नहीं करने के लिए क्या क्या मतलब कि आवश्यक है। तो यहाँ पर अनचेक देखिए इसका क्या लिखा हुआ है, देखिए देख रहे हैं ना, ऐसा ऐसा मतलब कि हिंदी कुछ आ जाता है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अनकपल, अनकपल करने के लिए क्या मतलब खेती होगा। तो यहाँ पर देखिए ये में दिया है निकटवर्ती कोण को, मतलब कि क्लोज एडजेस्टेंट एंगल को क्लॉक, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 में क्या कह रहा है कि बीसी वेंट बल्ब उपयोग करने के लिए क्या किया जाता है। बीसी वेंट प्लग का उपयोग किसके लिए, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीसी वेंट प्लग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। यहाँ पर से आंसर में दिया है कि ब्रेक रिलीज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172 में क्या कह रहा है कि बाईपास के लिए विशेष उपकरण आवश्यक है, ठीक है। बाईपास के लिए विशेष उपकरण कौन सा मतलब कि उपकरण जो है आवश्यक है। ए नंबर में दिया है कि आईपी और बीपी कनेक्टर के लिए एक्स फैस्टर, ठीक है। इसका जो है यह उपकरण जो दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि फॉर आईपी एंड बीपी कनेक्टर, ये चीज जो है होना जरूरी है। कब? बाईपास के लिए विशेष उपकरण, मतलब कि बाईपास के लिए यह उपकरण जो है फॉर आईपी एंड बीपी कनेक्टर जरूरी है, ठीक है। और बाईपास होता क्या है, तो आपको बता दें कि बाईपास जब कोई बीपी या एफपी कोई भी पाइप जब क्षतिग्रस्त हो जाता है, जब एक ही पाइप के द्वारा हम लोग काम चलाते हैं, गाड़ी जब रनिंग पीरियड में होता है तो उसी को हम लोग बाईपास बोलते हैं और बाईपास करके गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173 में क्या कह रहा है कि C3W वितरक बल्ब यानी डीवी को चेक वाल्व का क्या कार्य है। यानी C3W वितरक बल्ब का मतलब C3 डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब का बल्ब के चेक बल्ब का क्या कार्य है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है बी में नंबर में कि सीआर के वापस प्रवाह को रोकने के लिए, नहीं एयर के, एयर मतलब कि हवा को वापस प्रवाह को रोकने के लिए उसका मेन काम है, यानी चेक वाल्व का काम है एयर के मतलब हवा के वापस प्रवाह को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 में क्या कह रहा है कि कट ऑफ एंगल को लगाया जाता है। ठीक है, मैंने फर्स्ट ही बताया था कि कट ऑफ एंगल को किसमें लगाया जाता है। तो मैंने फर्स्ट ऊपर मैंने बताया था कि यह एक गाड़ी है, यहाँ पर मान लेते हैं कि यह एक बीपी हो गया और एक एफपी हो गया। तो यहाँ पर जो है कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है, जो मैंने बताया है उस वक्त यहाँ पर हैंडल कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है। तो बीपी और एफपी दोनों में जो है कट ऑफ एंगल कॉक लगाया रहता है। क्या इसमें है आंसर में कट ऑफ एंगल कॉक को लगाया जाता है। बी ऑप्शन में ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप दोनों में लगाया जाता है। इसके बारे में मैंने अभी वीडियो में मैंने ऊपर बताया डिटेल रूप से बीपी और एफपी के बारे में, कट ऑफ एंगल कॉक के बारे में आप लोग बैक करके देख सकते हैं या कॉपी में नोट कर किए होइएगा तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 175 में क्या कह रहा है। 150 नियंत्रण जलाशय के मुहाने पर स्थित है। मुहाने पर क्या स्थित है, मतलब सीआर के कह रहा है कि कंट्रोल रिजर्वायर का माउंटेड ऑन द फेस, उसके मुहाने पर क्या मतलब कि लगा है उसके फेस पर। तो यहाँ पर दिया है आम पाइप ब्रैकेट, मतलब कि कॉमन पाइप ब्रैकेट जो है उसके मुहाने पर जो है लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 76 में क्या कह रहा है कि गंदगी संग्रह मतलब कि डॉट कलेक्टर का कार्य जो है हवा से गंदगी के कण को अलग करना है। कब? डीबी के आने से, डीबी तक आने से क्या कह रहा है, डीबी आने के बाद। आंसर में बी में है डीबी से पहले। देखिए यहाँ पर दिया है डीबी से पहले, मतलब कि डीबी हमने ऊपर मैंने बताया है कि डॉट कलेक्टर जो है डीबी से पहले जो है वह लगा रहता है, क्योंकि डीसी का काम है, डीसी मतलब कि डॉट कलेक्टर का काम है हवा को छान करके मतलब कि डीबी को देना। ठीक है, तो उसके पहले लगा रहता है। ठीक है, और डीसी मतलब कि डॉट कलेक्टर की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। एक डीबी के पहले लगा रहता है और एक अंदर जो है एफपी पाइप में जो है एआर के जो सब पहले उस उधर लगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177 इंजन का एमआर प्रेशर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि इंजन का पूछ रहा है, ना कि गाड़ी और एफपी बीपी का पूछ रहा है। यहाँ पर इंजन का एमआर प्रेशर, एमआर का फुल फॉर्म होता है मेन रिजर्वायर, मेन रिजर्वायर का प्रेशर कितना होता है, इंजन का एमआर का प्रेशर कितना होता है, तो 8 से 10 केजी। बहुत ही बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए इसको याद रखें। इसको हम बीएम लिख देंगे, मतलब कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत ही बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 178 में क्या कह रहा है कि एयर ब्रेक सिस्टम में आम ब्रेकेट पाइप के मध्य में डीबी से बीसी तक की ब्रांच पाइप रहती है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने जो बात है, यहाँ पर बीसी का जिक्र हुआ है, ठीक है ना। किसका जिक्र हुआ है? बीसी का। बीसी तक के ब्रांच पाइप एयर ब्रेक पाइप में आम पाइप, मतलब कि आम पाइप मतलब क्या हो गया, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में जो दिया हुआ है, इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रांच पाइप इफ डीबी एंड कॉमन पाइप ब्रैकेट ईच, मतलब कि कॉमन पाइप, आम पाइप, उसको देखिए अब वही मतलब हिंदी लिख देता है तो थोड़ा सा मतलब कि गड़बड़ हो जाता है समझने में। कॉमन पाइप जो है आम पाइप ब्रैकेट के मध्यम में जो है डीबी के ब्रांच पाइप में उसमें कौन सा रहता है, तो यहाँ पर देखिए बी में दिया हुआ है सबसे नीचे। यहाँ पर बीसी जो है कहाँ रहता है? सबसे नीचे। जहाँ पर कॉमन पाइप ब्रैकेट जो है, जहाँ पर बहुत सारे ब्रांच पाइप जहाँ पर लगा हुआ है, वहां पर जो है बीसी का मतलब कि कहाँ रहता है? तो नीचे। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एयर का, देखिए एयर ब्रेक सिस्टम में आम ब्रेक ब्रैकेट के मध्य में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मध्य में जो है कौन सा रहता है, क्वेश्चन दे देता है कहीं का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि कॉमन पाइप ब्रैकेट जो है उसमें मध्य का पाइप कौन सा होता है, तो मध्य का पाइप जो है एयर का होता है। किसका होता है? एयर का होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर इसका बी में दिया हुआ है। कह रहा है कि जब कॉमन पाइप जब रहता है, जहां पर बहुत सारे पाइप लगे रहते हैं, दो तीन पाइप जो शाखा ब्रांच पाइप जो लगा रहता है, उसके बीच में कौन सा पाइप होता है? तो एयर का होता है, ठीक है। तो एयर का कहाँ होगा? बीच में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 में क्या कह रहा है कि एंगल को खोलने के लिए हैंडल की स्थिति, ठीक है, मैंने ऊपर भी बताया है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि देखिए एंगल को खोलने के लिए अभी मैं बता दूं कि यहाँ पर एक गाड़ी है, यहाँ पर होज पाइप लगा रहता है बीपी और एफपी का, एफपी का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो इसका हैंडल लगा रहता है, वही कह रहा है कट ऑफ एंगल कॉक को हैंडल की स्थिति जो है कैसा होगा, तो हैंडल की स्थिति पाइप के समानांतर होगा। कैसा होगा? पाइप के समानांतर होगा। और वही जब इसको बंद करना होगा तो या इसको उठा देंगे, मतलब कि सीधा हो जाएगा, मतलब कि वर्टिकल हो जाएगा। तो कैसा होगा आंसर? समानांतर होगा, पाइप के समानांतर होगा। कट ऑफ एंगल कॉक को खोलने के लिए मतलब कि क्या खोलने के लिए? हवा खोलने के लिए, ना कि उसके हैंडलों को खोल देंगे, ठीक है। यहाँ पर हवा खोलने की बात कर रहा है। एयर जो है एक कोच से दूसरे कोच में हवा को, प्रवाह को रोकने के लिए, यानी वर्किंग पीरियड में कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन कर देता है कि वर्किंग पीरियड में कट ऑफ एंगल का हैंडल कैसा होता है। तो वर्किंग पीरियड का मतलब गाड़ी जो वर्किंग पीरियड में है, हवा खुला हुआ है, उस स्थिति में जो है मतलब कि हैंडल जो है पाइप के समानांतर होगा, ठीक है। अब समझ गए होगा जहां तक विश्वास है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 में क्या कह रहा है, यहाँ पर पढ़ लीजिए कि हैंडल के बंद कट स्थिति में क्या कहे, पाइप लाइन के लंबवत। देखिए मैंने अभी बताया कि वही कट ऑफ एंगल का जब बंद स्थिति में हो जाएगा तो पाइप के लंबवत हो जाएगा। यहाँ पर जो है लगा रहता है, अभी मैंने बताया वो लंबवत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 182 में क्या कह रहा है कि कौन से उपकरण चार्ज नहीं किए जाते हैं जब डीबी को अलग किया जाता है। तो जब डीबी को अलग कर देंगे तो कौन सा जो है डिवाइस जो है चार्ज नहीं होगा, तो उसका हो जाता है सीआर एंड बीसी, अर्थात कंट्रोल रिजर्वायर और क्या दिया हुआ है, नियंत्रण जलाशय और ब्रेक सिलेंडर, मतलब कि सीआर एंड बीसी जो है वह चार्ज नहीं होगा। कौन सा? सीआर एंड बीसी। बीसी मतलब कि ब्रेक सिलेंडर, ये दोनों जो है चार्ज नहीं होगा जब हम डीबी को अलग कर देंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो आप कॉपी में नोट कर लें। अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना पीडीएफ लें और पढ़ें और नोट्स बनाएं। हर एक संडे को संडे टेस्ट दें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, और वहां भी जाकर के एकदम अच्छा से अच्छा मतलब कि रैंक लाए अपना, जहां मेन कंपटीशन जो लक्ष्य जहां तक बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एयर ब्रेक सिस्टम संवेदनशील परीक्षण में पता किया जाता है। क्या पता किया जाता है संवेदनशील परीक्षण में? यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इन एयर ब्रेक सिस्टम में सेंसिटिविटी टेस्ट यानी संवेदनशील परीक्षण में क्या पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो है यानी डीबी का यहाँ पर दिया हुआ है ए नंबर में, डीबी का कार्य विधि जो है, कार्य प्रक्रिया जो है, उसमें चार्ज मतलब कि पता लगाया जाता है। डीबी के बारे में यहाँ क्या कहते हैं, तय बल्ब के लिए डीबी की कार्य सनसनी, मतलब कि डीबी के कार्य के बारे में हम लोग कैसा डीबी कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, उसमें जो है सेंसिटिविटी टेस्ट के द्वारा हम लोग पता करते हैं। आंसर ए में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 184 में क्या कह रहा है कि यदि गंदगी कलेक्टर में ड्रेन प्लग से रिसाव हो तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो उसका कारण यहाँ पर दिया हुआ है सी में कि हेक्सागोनल नट पूर्ण क्षतिग्रस्त नहीं। देखिए यहाँ पर जो है सी में, यहाँ पर भी ऑप्शन देखिए आप लोग जो है इसको थोड़ा देख लीजिएगा।
मेरे समझ से यहाँ पर डी होना चाहिए कि सिंगल वाशर क्षतिग्रस्त। वाशर जो है जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तो गंदगी कलेक्टर के ड्रेन प्लग से रिसाव जो है हवा का होने लगता है। लेकिन यहाँ पर सी दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन है। यहाँ पर सी जो है हमारे समझ से नहीं होना चाहिए, डी होना चाहिए। सिंगल वाशर जो है क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद ही डंडी यानी डॉट कलेक्टर जो है प्लग से हवा का रिसाव जो है इधर उधर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 185 पर। गंदगी कलेक्टर के आउटलेट में धीमी चार्जिंग किसके कारण होता है? गंदगी कलेक्टर के आउटलेट में धीमी चार्जिंग किसके कारण होता है? यहाँ पर देख सकते हैं आंसर में जो है बी में दिया हुआ है कि गैस्केट क्षतिग्रस्त। वही गैस्केट जो रबड़ का लगाया रहता है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, कट गया है, तो उस स्थिति में जो है गंदगी कलेक्टर के आउटलेट धीमी चार्जिंग होगा, धीमी चार्जिंग का कारण वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 186 में क्या कह रहा है कि एसएबी में डबल एक्टिंग का मतलब क्या है? डबल एक्टिंग का मतलब एसएबी में क्या है? एसएबी का फुल फॉर्म हो जाता है स्लैंग एडजस्टर बैरल। स्लैंग एडजस्टर बैरल। तो उसका डबल एक्टिंग का मतलब क्या है कि ब्रेक शूज क्लियरेंस को सही मान दोनों तरीकों से समायोजित करना है। ठीक है, तो ब्रेक शू मतलब कि ब्रेक शू को मतलब कि सही मान देकर दोनों तरफ जो है समायोजित जो है किया मतलब करना एसएबी का काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187 में क्या कह रहा है कि एसएबी का कार्य क्या है? फिर आ गया, तो इसका आंसर फिर देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है कि स्वचालित समायोजित विकसित करने के लिए। ठीक है, अर्थात स्वचालित। ठीक है, ऑटोमेटिक जो है मतलब कि ब्रेक जो है ऐसे भी जो है ब्रेक को जो है ऑटोमेटिक स्वचालित जो है उसको सही ढंग से जहां जिसका जो स्थिति है वहीं पर करने का उसका मेन काम होता है। जो इसमें लिखा हुआ है स्वचालित समायोजित विकसित करने के लिए ऐसे भी का काम होता है। ठीक है, यानी ब्रेक प्रणाली को एडजस्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर कट ऑफ एंगल कर्व का हैंडल चारों तरफ घूम जाता है और विशिष्ट स्थान पर नहीं रुकता है तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको भी आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा, या बीएम क्वेश्चन है। ठीक है, कट ऑफ एंगल कर्व का हैंडल जो है चारों तरफ अगर घूम रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर डी में दिया हुआ है कि स्टॉपर लॉकिंग कैप टूट गई है या स्टॉपर प्लेट प्लेट जो है खराब हो गया है। इसी के कारण जो है वो हैंडल चारों तरफ घूम रहा है, एक निश्चित स्थान पर वो नहीं रुक रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189 में क्या कह रहा है कि यदि कट ऑफ एंगल को से खुली स्थिति में वेंट छेद से रिसाव हो तो उसकी वजह क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिए गेंद की सतह पर कोई विदेशी कण चिपका होता है। मैंने पिछला वीडियो में मैंने बताया था और उसमें एक क्वेश्चन था कि कट ऑफ एंगल कॉक में जो बल्ब होता है, बॉल गेंद जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसका जो है व्यास कितना होता है? कट ऑफ एंगल जो हम आपको मैंने बताया, यहाँ पर कट ऑफ एंगल जो लगा रहता है इसके अंदर में एक बल्ब होता है। ठीक है, उसका जो है व्यास पूछा था पिछले वीडियो में मैंने बताया है पार्ट 3 में। तो उसमें जो है तो उस ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन जो है, तो इसमें जो है इसका व्यास जो है 10 mm होता है। ठीक है ना, 10 mm होता है। ठीक है, तो यह कह रहा है कि गेंद की सतह पर कोई विदेशी कण चिपक जाना, तो इसी के अंदर में जो है एक बल्ब है उसमें कोई कण अगर चिपक जाता है और हैंडल को मतलब कि इधर उधर जब हम करते हैं तो मतलब कि वही कण जो है मतलब कि हवा को जाने के लिए जगह बना देता है और उसमें हवा जो है लीकेज जो है करने लगता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? गेंद की सतह पर कोई विदेशी कण का चिपकना। ठीक है, इसी के कारण वो रिसने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 190 में क्या कह रहा है कि कट ऑफ एंगल कर्व के हैंडल में पत्ती स्प्रिंग का क्या कार्य है? पत्ती स्प्रिंग का क्या कार्य है? तो बी में दिया है कि ऑन ऑफ ऑपोजिशन में ऑपरेटिंग हैंडल को मजबूती रखने के लिए इसका काम है। कट ऑफ एंगल कर्व के हैंडल में पत्ती स्प्रिंग जो लगा रहता है इसका क्या काम है? तो पत्ती स्प्रिंग का कार्य है आपको कट ऑफ एंगल कर्व पोजीशन ऑफ देखिए ऑफ ऑन पोजीशन में ऑपरेटिंग हैंडल को मजबूती बनाए रखने के लिए पत्ती स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है और पत्ती स्प्रिंग का वही काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 191। ठीक है, 191 में क्या कह रहा है कि वेंट छेद कट ऑफ एंगल कर्व में प्रदान किया जाता है जब एंगल कर्व बंद हो जाता है। जब एंगल कर्व बंद हो जाता है वेंट छेद कट ऑफ एंगल कर्व में प्रदान किया गया। वेंट छेद किस लिए प्रदान किया गया है? निर्वात की क्या ए में क्या दिया? वायु नली के प्रवाह, वायु नली के वायु दाब को वायुमंडल में बाहर निकालने के लिए। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि वेंट छेद कट ऑफ एंगल कर्व
में प्रदान किया गया। क्वार्टर एंगल कॉप में जो है विंड छेद किस लिए प्रदान किया गया है, तो यहाँ पर दिया है कि वायु नली के वायु दाब को वायुमंडल में बाहर निकालने के लिए, जब वायु का प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है तो प्रेशर को हवा को बाहर निकालने के लिए वेंट छेद का मतलब कि इसीलिए वेंट छेद प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 में क्या कह रहा है कि डीबी का पीओएच किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा सा देखिए आंसर जो है थोड़ा ऐसी दिया हुआ है। इसमें डीबी की पीओएच किया जाता है, यहाँ पर आंसर में जो है डी ए दिया हुआ है 3 साल या 8 लाख किलोमीटर, जो गलत है। ये हो जाएगा 5 साल या 6 लाख किलोमीटर होता है। ठीक है, 5 साल या 6 लाख किलोमीटर इसका सही आंसर होगा डीबी का पीओएच। ठीक है, याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कह रहा है कि अगर डीबी में रिसाव हो रहा है, मतलब कि डीबी में अगर रिसाव हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है, तो बीपी पाइप शाखा के आइसोलेटिंग कॉर्क को बंद करें। मतलब नहीं, अगर डीबी में रिसाव हो रहा है तो हम क्या करें, भाई पूरा फुल क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो डीबी में अगर रिसाव हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो बीपी शाखा पाइप मतलब कि ब्रांच पाइप के आइसोलेटिंग कॉर्क जो है उसको जो है मतलब कि बंद करें अगर रिसाव हो रहा है तो। सी में ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि ब्रेक सिलेंडर में दिए गए रिटर्न स्प्रिंग का कार्य क्या है। देखिए यहाँ पर जो है हमारे कर्मचारी भाई जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, कि सिलेंडर में दिए गए रिटर्न स्प्रिंग का कार्य क्या है। तो रिटर्न स्प्रिंग जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि पिस्टन को सिलेंडर के अंदर जो है धकेलने के लिए। मान लेते हैं कि यह सिलेंडर है, यहाँ पर यह पिस्टन है, तो हवा के और यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि अंदर में जहाँ पर स्प्रिंग लगा रहता है। ठीक है, तो जब हवा का जब यहाँ पर प्रेशर जब होता है तब तो पिस्टन को बाहर निकाल ही देता है। ठीक है, लेकिन जब बाहर तो पिस्टन चला गया, लेकिन फिर यह पिस्टन अंदर कैसे जाएगा, तो यहाँ पर स्प्रिंग जो लगा हुआ है, स्प्रिंग जब हवा जब प्रेशर से जब दाब देता है पिस्टन को तो यह स्प्रिंग चप जाता है, जब ब्रेक लग जाती है। लेकिन जब ब्रेक फिर मतलब कि अब उसके बाद में जो है जब पिस्टन जब अंदर जब एथी होगा तो स्प्रिंग जो है चपा हुआ है, तो वह स्प्रिंग के द्वारा जब स्प्रिंग जब फैलेगा तो फिर जो है पिस्टन को जो है अंदर खींच लेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ब्रेक सिलेंडर में दिएगा रिटर्न स्प्रिंग का क्या कार्य है, तो पिस्टन को सिलेंडर के अंदर धकेलने के लिए इस स्प्रिंग का प्रयोग किया गया है। रिटर्न, इसका नाम है रिटर्न स्प्रिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195 में क्या करा कि ई डायमेंशन मेजरेड टू, मतलब कि ई डायमेंशन किसमें मापते हैं। यहाँ पर दिया है कि स्पिंडल रॉड पर बने प्रोटेक्शन ट्यूब से भी ग्रुप तक। ठीक है, हमें अभी ऊपर जो है मैंने बताया था ए डायमेंशन और ई डायमेंशन के बारे में, तो यहाँ तो आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक मापते हैं। स्पिंडल रॉड पर बने प्रोटेक्शन ट्यूब से भी ग्रुप तक मापते हैं, और इसका जो होता है 375 प्लस माइनस 25 mm होता है ई डायमेंशन। ई डायमेंशन जो है ए आयाम जो है 375 प्लस माइनस 25 होता है। मैं पिछला वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने बताया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो आप पीडीएफ जो है खोलकर आप फिर से देख सकते हैं, जो भाई मेरे पीडीएफ लिए हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं अभी मैं बताने वाला हूँ वीडियो के अंत में। एसीबी का कार्य क्या है, स्लैंग एडजस्टर बॉयलर का कार्य क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड के बीच ढील बनाए रखने के लिए। ठीक है, मतलब कि एसीबी क्या काम है, स्लैंग एडजस्टर बॉयलर ऑटोमेटिक जो है ब्रेक जो है ब्लॉक को जो है ब्रेक ब्लॉक को एडजस्ट करता है, वहां पर ढीला बनाए रखता है। ढील बनाए मतलब कि वो ब्रेक लगने नहीं देता है, वहां पर सही स्थिति उसका ऑटोमेटिक जो है उसको बनाए रखता है। ठीक है, एसीबी का यही काम है, ब्रेक ब्लॉक को ढील बनाए रखना। यानी सी ऑप्शन में जो दिया है सही जगह पर सही स्थिति में बनाए रखना एसीबी का काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में क्या कह रहा है कि ए आयाम मापा जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं बीएम लिख दूंगा क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, ए आयाम मापा जाता है, ए डायमेंशन जो है माप किसके किसके बीच मापा जाता है, नियंत्रक रॉड सिर एवं बैरल के बीच। देखिए नियंत्रक रॉड और बैरल के बीच मापा जाता है ए डायमेंशन। ठीक है, कहीं भी देता है, देखिए यहाँ पर बैरल फेस जो दिया है, चेहरा जो दिया है, बैरल फेस और चेहरा के बीच में आप देखिएगा बोगी ट्रॉली आईसीएफ में ए और ई सब जो है आईसीएफ ट्रॉली में मापा जाता है। ठीक है, डायमेंशन। ठीक है, तो वहां पर कहीं दे देता है एक्सल बॉक्स फेस भी वहां पर देता है, और वहां पर फेस के ऊपर जो है एक रॉड लगा रहता है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्सल बॉक्स है, यहाँ पर एक फेस बना, तो इसी के बीच में जो है मतलब कि ए आयाम मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 198 में क्या करा कि यदि एसीबी में ए डायमेंशन घटा दिया जाए, एसीबी में ए डायमेंशन घटा दिया जाए तो क्या होगा, पिस्टन स्ट्रोक कम हो जाएगा। क्या होगा, पिस्टन स्ट्रोक कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में क्या कह रहा है कि वितरक वाल्व
वितरक बाल की गारंटी अवधि, वितरक बाल की गारंटी अवधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बार बार क्वेश्चन पूछता है। याद रखिएगा कि डीबी का गारंटी अवधि कितना है, तो यहाँ पर बी में दिया हुआ है कि डिलीवरी शाखा के 36 महीना, यानी जब से डिलीवरी हुआ है मतलब कि आप लिए हैं उस दिन से 36 महीना, या फिटमेंट मतलब कि जब गाड़ी में फिट कर दिए हैं तो उस तारीख से 24 महीने तक इसका गारंटी होता है। इससे पहले जो पहले हो, यानी या 36 महीने पहले आ जाए या 24 महीना जो पहले आए उसी वक्त मतलब कि उसका मतलब कि वारंटी अवधि होता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे भी आप क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग ट्रिक बनाकर जैसे हो आप याद कर लें, सभी के सभी क्वेश्चन अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं, ठीक है। और कंपटीशन के लेवल मतलब कि दिमाग में रख करके लड़का जो है चाहिए कर्मचारी जो है बहुत पढ़ रहा है, तो उस स्थिति में हमको भी इससे ज्यादा पढ़ना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य हमको ये है कि जब तक कोई विरोधी आपके नहीं हो तब तक वो आगे नहीं बढ़िएगा, ठीक है। मतलब कि आगे बढ़ने के लिए विरोधी का होना आवश्यक है, ठीक है। विरोधी का होना आवश्यक है, क्योंकि विरोधी जो है आपको आगे बढ़ने के लिए, दौड़ने के लिए या कुछ करने के लिए या पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपके मन में बहुत सा ऐसा मतलब कि बात होगा जो आप नहीं जानते हैं, विरोधी बता दिया बता देगा कि ये काम आपसे नहीं हुआ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम सही में मैंने नहीं किया, वो काम कर लीजिएगा। अर्थात विरोधी जो है आगे बढ़ने के लिए होना चाहिए, वो दिशा निर्देश करता है, इसलिए विरोधियों से आप मतलब कि उताइए नहीं और विरोधी को जरूर चुनिए, और उसी हिसाब से आप कर्मचारी जैसे हैं, वो कर्मचारी इतना पढ़ रहा है उतना पढ़ रहा है तो हमको भी अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इस हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। देखिए 200 नंबर क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन। एयर ब्रेक कोच में पीईएबी और पीईएसडी शाखा पाइप डैश से जुड़ा रहता है। मतलब कि पीईएबी और पीईएबी का फुल फॉर्म हो जाता है, पीईएबी का मतलब हो जाता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, और पेशेंट का मतलब हो जाता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस फुल फॉर्म होता है पीईएबी का पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, ठीक है। ये कह रहा है कि एयर ब्रेक कोच में पीईएबी और पेशेंट शाखा पाइप द्वारा डैश से जुड़ा, तो किससे जुड़ा रहता है, तो यह बीपी से जुड़ा रहता है, ठीक है। देखिए आप लोग जो है किसी ना किसी तरह, हमारा बार बार मैं कह रहा हूँ कि किसी ना किसी तरह आप लोग ट्रिक बनाकर कॉपी में नोट्स बनाकर पीडीएफ लेकर वीडियो को रोक रोक करके कैसे मतलब कि आप लोग याद कीजिए, ठीक है। ट्रिक बनाइए और ट्रिक से और माइंड को एकदम फ्री करके पढ़िए और समय निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मैं आप लोग को कुछ ट्रिक भी, जब हमसे जुड़िएगा तो आपको बहुत सारा मैं ट्रिक दूंगा कि कैसे पढ़ना है, कौन सा किताब पढ़ना है। मैं किताब का मैं फोटो भेजूंगा कि यह किताब पढ़िए, ये नोट्स इस तरीके से बनाइए, मैं पीडीएफ भेजूंगा, गेस्ट क्वेश्चन क्रैश कोर्स करके भेजूंगा कि यह क्वेश्चन पढ़िए, और इस स्थिति में मतलब कि आपको मतलब अच्छा से अच्छा मतलब की तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। और अपना ट्रिक बना करके एक से एक, जैसे उस ट्रिक के भंडार मैंने रखा है, उस ट्रिक में से जैसे कि आपको बता दें, एक जैसे कि आप मान लेते हैं राजभाषा में, चलिए राजभाषा में मान लेते हैं कि उसमें है ना कि ए श्रेणी बी श्रेणी सी श्रेणी में जो है ए ग्रुप बी ग्रुप, उसमें कौन कौन से भाषा आते हैं, किस किस राज्य में भाषा जो है बी ग्रुप जो मतलब कि बोला जाता है। तो उसमें जो है बी में जो श्रेणी में जो आते हैं तो उसका मैंने जैसे मैंने ट्रिक बनाया कि पंगु दमन महाचंडी दादर नगर को खाचंडी, प से पंजाब, गु से गुजरात, पंगु दमन, द से दमन दीव, पंगु दमन महाचंडी, म से महाराष्ट्र, च से चंडीगढ़, पंगु दमन महाचंडी दादर नगर को खाचंडी, दादर और नगर हवेली, ये सब जो है बी श्रेणी के मतलब कि वहां पर भाषा जो है बोला जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है अपना ट्रिक बनाइए और पढ़िए और हमसे जुड़िए, आपको मैं पीडीएफ से लेकर के हर चीज आपको दूंगा और अच्छा से अच्छा तैयारी कराऊंगा। और पीडीएफ के लिए जो है आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें जो है आपको सभी प्रकार के पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वहां पर आप पहले व्हाट्सएप नंबर मेरा सेव कीजिए, पहले व्हाट्सएप नंबर लिख दूं 96 93 57 14 26, ठीक है। पहले व्हाट्सएप नंबर जो है सेव कीजिए, उसमें जो फोटो लगा है उसको ध्यान से पढ़िए और तब उसके बाद मैसेज कीजिए। उसमें से कौन कौन से आपको मतलब कि चाहिए, मतलब कि पीडीएफ कौन कौन सा नहीं चाहिए या पूरा चाहिए, तो कैसे मिलेगा, कौन कौन मिलेगा, वो सारा के सारा उस फोटो जो लगा हुआ है व्हाट्सएप में, उस फोटो को पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद मैसेज कीजिए। और आप लोग फोन नहीं कीजिए, ठीक है, केवल मैसेज कीजिए इस टाइप से, और इधर उधर का मतलब कि मैसेज नहीं कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को जो है पूरा के पूरा मतलब कि पीडीएफ आप लोग को मिलेगा। ऑल CNW से लेकर के या वर्कशॉप में है उनके लिए वर्कशॉप फाइनल पीडीएफ, लोगों में जो है उन लोग के लिए भी, लोगों के लिए भी अलग पीडीएफ, हर तरह से मतलब कि ICF LHB डेमो मेमो वैगन, जैसे कि डिपार्टमेंटल से जो होता है पास PTO लीव इंसेंटिव कंप्यूटर
बहुत सारा चीज है। आईटीआई के ट्रेड से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, जो मशीनिस्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस मशीन से सेपर मशीन, स्लोटर मशीन, प्लेन मशीन, ड्रिल मशीन, लेथ मशीन, उस सभी का सभी यहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त करके अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और पीडीएफ हमें नहीं करें कि आप पीडीएफ लें, हमारा लक्ष्य है कि आप लोग अच्छा से अच्छा तैयारी करें। अगर पीडीएफ नहीं लेते हैं तो वीडियो को रोक रोक करके उसको लिखिए, नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके उसको तैयारी कीजिए। ठीक है। और हमसे अगर जुड़ते हैं तो जो मैं अपना नोट्स बनाया हूँ गेस क्वेश्चन का और क्रैश कोर्स का, जो परीक्षा के जब नजदीक जब आएगा उस वक्त जो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा और अच्छा अच्छा तैयारी किया जाएगा, तो उसका मैं भेज दूंगा। कब? जब हमसे जुड़िएगा तब मैं नोट्स जो है या क्रैश कोर्स या कौन कौन सा बुक पढ़ना है सभी को मैं यहाँ से मैं गाइडलाइन करूंगा। चलिए, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। या वीडियो पार्ट 4 है, मैं 200 के बाद जो है यहाँ पर 200 तक मैं बना दिया, 200 के बाद जो है पार्ट 5 में मैं बनाऊंगा। चलिए, मैं यही वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।